फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गजराज कुमावत है एंड आप सबको पता ही है कि मैं लंदन में एज ए नर्स के रूप में काम करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि ओईटी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऑब्वियसली वो तो वही वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने या तो ओईटी क्लियर कर लिया हो या फिर जो ओईटी के लिए अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमें पता ही है कि अभी भी बहुत सारी नर्सेस है वो ओईटी के लिए स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि आसान एक टेस्ट भी नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ प्रैक्टिस ही इसके लिए काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ही चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे कि आपका जो अपना वैल्यूएबल टाइम है इसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा। और ये ग्रेजुअली इंप्रूव होगी तो इसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है तो इसके लिए आपको बहुत ही पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी कोचिंग फ़ीस हो गई, आपकी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आपको टाइम पर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको लोग क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जो मेंटली प्रेशर है वो बढ़ने लग जाता है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपका प्रेशर और बढ़ जाता है। नहीं, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन आपको मेंटली भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके जो मेंटल प्रेशर हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप मेंटली ड्रेन्ड पूरे एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा बैरियर है इंग्लिश टेस्ट। आपने अगर ये एक बार क्लियर कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये एक लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है और इसके लिए आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। आप हमेशा एक्टिव रहे और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ है नहीं, हर चीज़ पॉसिबल है। उसके लिए हमें थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम्स आती है वो है कि किसी के अगर इंग्लिश ज़्यादा वीक है, किसी का बेसिक बहुत ही ज़्यादा वीक है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन किसी के इंग्लिश अच्छी है तो उसको थोड़ा इजी वे में क्लियर हो जाता है। अगर वीक इंग्लिश होती है तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होता है, और कॉन्फिडेंस कम होता है तो हम कोई भी मॉड्यूल्स के अंदर इतना इफेक्टिवली हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो सबको इफेक्ट करता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रैक्टिस पार्टनर, बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जो बैचलर होते हैं या जो बाहर रहे दूसरी सिटी में रह रहे हैं या फिर अपनी प्रिपरेशन कर रहे, तो उनको कोई भी प्रैक्टिस पार्टनर नहीं मिलता स्पीकिंग के लिए, या फिर कोई भी अदर मॉड्यूल्स हो गया जो कोई भी एक दूसरे की या तो स्पीकिंग चेक कर सके या फिर राइटिंग चेक कर सके। तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि अकेले में प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए हमें इंग्लिश इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमें 2 घंटे हमने कोचिंग ले ली और उसके बाद घर आके हमने कुछ स्टडी नहीं किया, फिर 2 घंटे और स्टडी कर ली तो काफ़ी है। इसके लिए हमें बहुत ही टाइम देना पड़ता है, मीन्स की इंटेंस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर प्रैक्टिस पार्टनर नहीं होता तो हम इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं, स्पेशली स्पीकिंग का। और राइटिंग भी अगर कोई दूसरा चेक करे तो हमें वो हमारी मिस्टेक है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी राइटिंग हम खुद चेक करें तो हम इजीली नहीं कर पाते। तो 1-2 मॉड्यूल्स के अंदर प्रैक्टिस पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जॉब कर रहे हो उसी टाइम और उसी टाइम अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आप वर्क प्लेस पे आप वैसे ही टायर्ड हो जाते हो, और वापस आके फिर घर पे आके या फिर ऑनलाइन क्लास लेते हो या फिर फिजिकली आप अटेंड करते हो कोई भी क्लास, तो उसमें आप अपना इतना 100% नहीं दे पाते हो, क्योंकि आप मेंटली ड्रेन्ड होते हो, कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हो या फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो आपका स्कोर वैसे ही नहीं आएगा। क्योंकि इसके लिए अगर आप थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपका स्कोर लो हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन रखने की ज़रूरत होती है, आपको कंटिन्यूस इंटरेस्ट रखना होता है इसमें। एक बार अगर आप हमारा स्कोर लो हो जाता है तो हम नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसा एक दफ़ा नहीं, कई बार हमारे माइंड में ऐसा आता है कि नहीं, हमारे से नहीं होगा ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंटिन्यूसली आपको अपने आप को एनकरेज करना है, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो ज़्यादातर आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये नहीं होगा, या फिर आपका स्कोर लो होगा तो आप अपना आपको डिप्रेस कर दोगे। आप एट वन टाइम आपको एक ही चीज़ पर फोकस रखना है कि मुझे मेरा एग्ज़ाम क्लियर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। ये हर चीज़ पॉसिबल है, बस हमको किसी किसी को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है। तो वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितने इंटेंस प्रैक्टिस में डाल रहे अपने आप को, या फिर और आपको पता है ये स्किल है, ये कोई थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं है कि हमने अगर ये सिलेबस है हमने ये पढ़ लिया और इसमें से क्वेश्चंस आएगा और इसमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हम इतना मार्क्स लाके हम पास हो जाएंगे। ये एक लैंग्वेज टेस्ट है और इसके लिए आपको अपनी उस लैंग्वेज की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, और इसको इम्प्रूव करने के लिए टाइम लगता है, बहुत ही ग्रेजुअल इंप्रूव होती है। लिसनिंग के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि ये अराउंड 45 मिनट्स का टेस्ट होता है और इसमें 42 क्वेश्चंस आते हैं। 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो पार्ट ए होता है उसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट थोड़ा इजी होता है।
तो मैं आपको इसमें यह सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके उतना मैक्सिमम पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर आपने जो क्वेश्चन है वो राइट करने की कोशिश करें, क्योंकि पार्ट सी होता है वो थोड़ा लॉन्ग कन्वर्सेशंस वाले होते हैं, लॉन्ग डिबेट वाले होते हैं। तो उसमें हमको इतना हम कंटिन्यूसली उसको जो स्क्रिप्ट होती है उसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग कन्वर्सेशंस होता है तो स्क्रिप्ट को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पार्ट ए एंड पार्ट बी के अंदर क्या शॉर्ट कन्वर्सेशंस होते हैं, तो उसमें हम इजीली आंसर को पिकअप कर सकते हैं और इजीली हम उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश रखें कि पार्ट ए एंड पार्ट बी के अंदर 95% या 100% हो। नहीं, इसके अलावा आपको दूसरी एक्टिविटीज़ भी करनी है, जैसे न्यूज़ है उसको सुनना है, या फिर जीपी बिहाइंड द डोर, जो कि पार्ट ए के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। एक और चैनल है 24 A&E, जो कि आपको पार्ट सी में आपको हेल्प करेगा। इसमें लॉन्ग डिबेट होती है, लॉन्ग कन्वर्सेशंस होते हैं। तो आप बात करते हैं रीडिंग की, और सबको पता है कि रीडिंग में ज़्यादातर लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो रीडिंग में भी हमको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होता है, मीन्स कि 60 मिनट के अंदर आपको 42 क्वेश्चंस करना होता है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, और ये इसके लिए आपको 15 मिनट्स देते हैं। 15 मिनट्स के अंदर 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन ये इजी होता है। एक बार आपने अच्छे से अगर ये प्रैक्टिस में आ गया तो आप 20 आउट ऑफ 20 भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा कई। और पार्ट बी में भी ऐसे ही करना है, कोशिश करें कि 6 आउट ऑफ 5 या 6 आ जाए, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी को अच्छे से कवर करें, जैसा मैंने आपको लिसनिंग में बोला था वैसा ही। और पार्ट सी थोड़ा टफ होता है, उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले होते हैं, तो उनमें से हमें जो आंसर है फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। पार्ट्स में हम कम स्ट्रगल करना पड़ता है अगर हम पार्ट ए और पार्ट बी में अच्छा स्कोर कर लिया। तो चीज़ और एडवाइस करूँगा कि लिसनिंग के अंदर और रीडिंग के अंदर, आप लिसनिंग के अंदर अगर आप अपने पार्ट ए पार्ट बी किया है या पार्ट सी, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है तो उसका रीज़न देखें कि वो क्यों गलत हुआ है, या फिर इवन मैं तो होते थे उसका भी रीज़न देखता था कि मेरे क्वेश्चंस राइट क्यों हुए। तो जितना आप गलत क्वेश्चंस को वापस देखोगे, उसके रीजंस देखोगे, कि तो आपको पता चलेगा कि इसने कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट किया है और कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है। तो वहाँ पे आपको वीक पॉइंट पता चलेगा कि इस पे आपका इम्प्रूव हो जाएगा, और वही चीज़ आपका स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। टी का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करने में हमको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस मीन्स की माइनर चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए हमारी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए, जो वर्ड्स है वो भी अच्छे होने चाहिए, तब जाके हमें मीनिंग क्लियर होता है। बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग जो कि 45 मिनट्स का टेस्ट होता है, और इसमें 5 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए दिए जाएंगे, 40 मिनट्स होते हैं उसमें राइटिंग करना है। इसमें आपको लेटर लिखना होता है। 3 तरह के लेटर होते हैं, डिस्चार्ज, रेफरल एंड ट्रांसफर लेटर। रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है, मीन्स कि किसको आप रेफर कर रहे हो या फिर किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो पिकअप करनी है, और आपको सेंटेंस के अंदर आपको फॉर्मल लेटर के अंदर लिखनी है। तो उसमें जैसे कि आप डाइटिशियन को लिख रहे हो, तो जो डाइटिशियन का जो पार्ट होता है वो ज़्यादा रिलीवेंट है, मीन्स कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, या फिर पेशेंट स्वलो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, एलर्जी तो नहीं है, तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि आप डाइटिशियन के अंदर भी आप मेडिकेशंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, या जैसे किसी पेशेंट को जीआई प्रॉब्लम्स है या फिर जीआई इश्यू है, तो आप उसमें लेटर में बात करें। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को लिख रहे हो, पेशेंट की मोबिलिटी के ऊपर फोकस करना है कि पेशेंट कितना मोबिलाइज कर पा रहा है, या फिर कोई मोबिलिटी एड्स यूज़ कर रहा है चलने के अंदर, पेशेंट इंडिपेंडेंट या कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ऐसा नहीं कि फिजियोथेरेपिस्ट को भी हम जो हमारी मेडिकेशन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर पेशेंट की सोशल हिस्ट्री है, तो वो सारी चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मायने नहीं रखती हैं। तो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही हमें लिखना है, और एक बार आपको फॉर्मेट समझ में आ गया तो ये इजी है, राइटिंग इतना टफ नहीं है। बात करते हैं स्पीकिंग की। जो स्पीकिंग है वो एक डायनेमिक मॉड्यूल है। इसमें स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इम्प्रूव होने के लिए, और इसको इम्प्रूव होने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। और जो प्रॉब्लम्स है पहले हमने डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास स्पीकिंग पार्टनर नहीं है तो हमारे लिए वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो हम अकेले कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे सेल्फ रिकॉर्ड करना, जैसे कि कोई भी रोल प्ले हो गया उसको ले लिया, या फिर दोनों तरफ से हम खुद ही अपने आप को उसमें शामिल कर रहे हैं कि पेशेंट साइड से हम बोल रहे हैं और नर्स की साइड से भी हम बोल रहे हैं, फिर उसको सुनना है कि मैंने क्या चीज़ मिस की है, या फिर जैसे कि फ्लुएंसी देखनी, ग्रामेटिकल मिस्टेक देखनी है, या फिर कोई भी जो रोल प्ले के अंदर कौन सा पार्ट है जो मैंने मिस कर दिया कि हमने सिंपैथी शो नहीं की, या फिर इन्फॉर्मेशन गैदर है वो बराबर नहीं किया, या फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो बराबर नहीं किया है। तो वो सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि जब आप वापस सुनो तब मैंने कौन सी चीज़ मिस की है। लाउड रीड अलाउड मीन्स आपको कोई भी जो आर्टिकल है वो लेना है,
जैसे कि आपको कोई भी रीडिंग मॉड्यूल से उसमें से कोई भी आर्टिकल से उसको पिकअप करना है और आपको रीड अलाउड करना है और रिकॉर्ड करना है। फिर वापस आपको टेप चलानी है और आपको सुनना है कि आपने कौन सा वर्ड है वो प्रोनाउंसिएशन बराबर किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम का जो वर्ड होता है वो बराबर हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते उसका, और इससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी तो इम्प्रूव होगी, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा और आपकी टंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और अल्टीमेटली ये आपको कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करेगा। और स्पीकिंग में जनरली 2 रोल प्ले होते हैं। चारों मॉड्यूल्स के अंदर हमें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहे और कभी भी अपना आपको डिमोटिवेट नहीं करें। और जो नर्वसनेस है वो कॉमन है, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें नर्वसनेस तो हमें फील होगा ही। कई बार ऐसा लगेगा कि हमसे नहीं होगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं भी आपकी तरह ऐसे ही सोच रहा था वहाँ पे बैठ के कि कब मैं वहाँ पे पूछूंगा, और मैं आज आपके सामने हूँ। टाइम लगता है, लेकिन कई बार पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग गोल है और इसमें आपकी पूरी लाइफ है वो बदल जाएगी। तो पेशेंस और सेक्रीफाइस दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। लोग कितना भी क्रिटिसाइज करें उनके ऊपर फोकस नहीं करें, क्योंकि जब आप सक्सेस होंगे तो आपका उन लोगों को जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप पेशेंस रखें, हार्ड वर्क करें और प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखें। और जैसा मैंने बोला कि लिसनिंग और रीडिंग के अंदर जो गलत वे है उसको वापस देखें, बार बार देखें कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो उससे आपका इम्प्रूव होगा। और बाकी स्पीकिंग के अंदर आप सेल्फ रिकॉर्ड करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना नहीं के यार कि क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं दे, क्वालिटी के ऊपर फोकस दे। चारों मॉड्यूल्स को दिन में एक ही बार करें, लेकिन पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन होके फिर करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप एक दिन यहाँ पे होंगे। ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।